ईवीएम को बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। इस आंदोलन में आप सब लोग लामबंद हुए, एकजुटता दिखाई, तो आज कुछ रिजल्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप लोगों के पक्ष में आ गए हैं। कुछ नेगेटिव भी आए हैं, कुछ पॉजिटिव भी है। एक रास्ता खुल गया है जो बहुत दूर तक जाने वाला है। ये तमाम चीज़ें आज माननीय सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आ रही हैं। सारी याचिकाएं जितनी भी थी कि ईवीएम में गिनती होती है, वीवीपैट की पर्चियां होती हैं, उनको गिनकर मिलान किया जाए सभी का, इन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है आज जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के द्वारा। यात्रा जितनी भी रही, इसमें 16 अप्रैल, 18 अप्रैल और आज 26 अप्रैल, इससे पहले 24 अप्रैल, बड़ी लंबी बहसें चली। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने चुनाव आयोग से पूरा प्रोसेस भी समझा कि ईवीएम बनने से लेकर वोटिंग में धांधली कहाँ कहाँ हो सकती है, क्या क्या आशंकाएं हो सकती हैं, किस टाइप की शिकायतें आती हैं, वो हमें बताइए। सब कुछ लिख कर भी दिया गया। क्या क्या चुनाव अधिकारी अगर धांधली करता है उसके खिलाफ सज़ा के प्रावधान है वो भी बताए गए। भूषण साहब ने कहा कि देखिए, जर्मनी में वीवीपैट की पर्ची को बॉक्स में डाला जाता है, अपने हाथ से डालने के लिए यहाँ भी आदेश दिया जाए। जस्टिस साहब ने कहा कि हम जर्मनी से सीख लें, कोई ज़रूरत नहीं है। मनिंदर साहब चुनाव आयोग की तरफ से आए थे, उन्होंने कहा कि ईवीएम वीवीपैट की जो पर्चियां होती है वो चिपचिपी होती हैं, छोटी होती है, मौजूदा चुनाव में उनको गिना नहीं जा सकता सबका। ये तमाम बहसें चली। कई घंटों की बहस के बाद सारी डिटेल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास याचिकाकर्ता की तरफ से भी और चुनाव आयोग की तरफ से भी अपने पास रखी और लास्ट में अपना फैसला उन्होंने 18 अप्रैल को सुरक्षित कर लिया गया था। 24 अप्रैल को उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन चुनाव आयोग से मांगे थे और लास्ट में कह दिया कि देखिए, हम रिजर्व करने ऑर्डर सोर्स कोड डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। आप सबका, मेरा, आपका और आम जनता के मन में यही है कि चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होती है। गड़बड़ बैलेट यूनिट जहां पर हम बटन दबाते हैं उसमें भी हो सकती है, वीवीपैट में भी हो सकती है और कंट्रोल यूनिट में भी हो सकती है, क्योंकि चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, आशंकाओं के आधार पर हम ईवीएम को बैन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आज हम रास्ता खोलने जा रहे हैं। जिस दिन गिनती होती है, ध्यान से सुनिए, ये नहीं कि वोटिंग, जिस दिन गिनती होती है उस गिनती के 7 दिन के बाद अगर दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाले कैंडिडेट को लगता है कि ईवीएम के तहत जो चुनाव हुआ है इसमें गड़बड़ी हुई है, तो वह शिकायत दर्ज कराएगा और इसकी जांच चुनाव आयोग रेस्पेक्टिव टीम जो होती है इंजीनियर्स की ईवीएम को बनाने वाली, उनके द्वारा कराएगा। इसका खर्चा जो शिकायत करेगा उसको देना होगा। अगर ईवीएम में गड़बड़ी मिलती है तो ये खर्चा नहीं देना होगा। आज ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है और ये दूर तक जाने वाला है। क्यों? क्योंकि रास्ता खुलने के कोई भी कवायतें और इस तरह का प्रकरण और सुविधा अब तक नहीं थी। अब जिसको लगेगा कि हाँ, जानबूझकर ईवीएम के साथ गड़बड़ी हुई है, क्लोज मार्जिंग वाली सीट में कहीं इलेक्ट्रॉनिकली एल्गोरिथम के तहत बीजेपी के कैंडिडेट को या सत्ताधीशों के कैंडिडेट को जिता दिया गया है, तो तमाम शिकायतें कैंडिडेट दर्ज करा सकता है। वोटर्स को कौन बताता है? मेनली जो एजेंट अंदर होते हैं वही बताते हैं कि अंदर ऐसा ऐसा हुआ, देखिए गड़बड़ी है। उसके बाद तो बातें बाहर आती है ना। वो एजेंट किसका होता है? कैंडिडेट का होता है। असल मसला ही यही है। अगर कैंडिडेट को बिल्कुल 100% ये लग रहा है कि हाँ गड़बड़ी हो रही है, तो भाई साहब शिकायत दर्ज कराओ, खर्चा भरो। खर्चा अभी नोटिफाई नहीं किया कि कितना खर्चा होगा, वो चुनाव आयोग बाद में जाँच हो जाएगी तो नोटिफाई कर देगा। बियर कर सके, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो बियर कर सके। ऐसा ही नहीं कि कई हज़ारों करोड़ों में खर्चा आ जाएगा, नॉर्मली खर्चा आएगा और खर्चा भर के आप जांच करवा सकते हैं। ईवीएम में गड़बड़ी निकलती है तो वो खर्चा भी आपको वापस कर दिया जाएगा। इसमें कई पक्ष हैं, जैसे वोटर्स हैं, इनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, याचिकाकर्ता के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, सरकार के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, राजनीतिक पार्टियों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें सब एक एक करके हम दिखाएंगे कि आज के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हर वर्ग जहाँ से आवाज़ उठ रही थी उनको क्या क्या फ़ायदा पहुँचा है, नुकसान पहुँचा है, क्या क्या निर्देश दिए गए। तो सबसे पहले वोटर्स को क्या फ़ायदा हुआ इस फैसले से। आज सबको पता है कि अगस्त 2023 में अतुल कुमार अग्रवाल जी ने याचिका दायर की थी कि वे 100% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए ईवीएम में मोटन के साथ। अब तक क्या होता था? 5% होता है किसी भी लोकसभा क्षेत्र से कि भाई 5% ईवीएम ये है, इनको ही सारी वीवीपैट निकालो और ईवीएम में बटन दबाओ, सारी की सारी कंट्रोल यूनिट में डाटा आते हैं, उनसे इनको मैच कर लो। सिर्फ 5% होता था। ये भी 2019 के चुनाव में किया गया था। अब आज के फैसले के बाद ये फैसला कंटिन्यू रहेगा। बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे।
वीपैट 100% गिनती नहीं होंगी। इस तरह से आप वोट डालते थे बटन दबाकर, वैसे ही वोट डालेंगे और गिनती भी वैसे ही होगी, चुनाव परिणाम भी वैसे ही आएंगे। चुनाव यानी कि मतदान करने की प्रक्रिया में कोई भी बदलाव नहीं हुए हैं, ये हमें और आपको जान लेना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे, ईवीएम से ही चुनाव होंगे आगे भी, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले में दिया है। इसके बाद कौन आ गया, ये तो वोटर्स के लिए हो गया। राजनीतिक पार्टियों को और जो कैंडिडेट्स हो सकते हैं बिना राजनीतिक पार्टियों के भी हो, इंडिपेंडेंट, उनको क्या निर्देश दिए गए हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरे और तीसरे नंबर पर जो कैंडिडेट रहेगा, क्योंकि मोस्ट इफेक्टेड तो वही हो सकते हैं, क्योंकि हारने वाला ही कहेगा ना कि मेरे साथ गलत हुआ है, वहीं शिकायतें करेंगे। तो दूसरे के लिए वो ऑप्शन खोल दिया, तीसरे के लिए खोल दिया, पहला जीतेगा, जीतने वाला शिकायत करेगा कौन। तो दूसरे और तीसरे नंबर वाले रिजल्ट घोषित होने के 7 दिन के बाद शिकायत, 7 दिन के अंदर अंदर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उसके ऊपर सुनवाई की जाएगी। उस पूरी की पूरी ईवीएम, कोई भी मान लीजिए एक लोकसभा क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये तो है नहीं कि मैं शिकायत दर्ज कराऊंगा कि देखिए मेरे लोकसभा क्षेत्र में सारी ईवीएम की गिनती की जाए, ये तो पॉसिबल हो कैसे पाएगा। एक लोकसभा क्षेत्र में कई विधानसभाएं होती हैं, हर विधानसभा से आप कोई भी 5% ईवीएम उठाकर दे दीजिए, चिन्हित कीजिए ये ईवीएम है, मुझे इनमें गड़बड़ी लग रही है, उन्हीं ईवीएम की चुनाव आयोग जांच कराएगा। जी हाँ, हर विधानसभा क्षेत्र जो लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है वहाँ से 5% ईवीएम की जांच आप करा सकते हैं। ये रास्ता जो लंबा जाने वाला है, दूरगामी फैसले जिसके होने वाले हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया है। इसके बाद मैंने बता ही दिया, खर्चा आएगा वो कैंडिडेट को खुद को ही भरना पड़ेगा, जो शिकायत करता होगा उसको। अगर ईवीएम में गड़बड़ी पाई जाती है तो ये खर्चा भी वापस कर दिया जाएगा। ये कुछ बातें हैं जो आपको नोट कर लेनी चाहिए। इसके बाद बताते हैं याचिकाकर्ता, एडीआर की तरफ से, अतुल कुमार अग्रवाल की तरफ से, प्रशांत भूषण जी, हेगड़े साहब थे, ये सारे के सारे याचिकाकर्ता थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद कहा है कि देखिए कुछ हद तक हम संतुष्ट हैं कि आज ईवीएम के जांच का रास्ता खुल गया है। 42 साल में जो नहीं हुआ आज वो हो गया है। देश की जनता को थोड़ा सा संतोष मिलेगा कि हाँ ईवीएम में गड़बड़ी होती है तो उसकी जांच के लिए आदेश दिया जा सकता है। सारा का सारा सिस्टम ही यही था। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सोर्स कोड हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली जो चीज़ें कंट्रोल होती हैं बैक एंड में वो ना तो राजनीतिक पार्टियों को बताएंगे ना याचिकाकर्ताओं को बताएंगे, क्योंकि उसके साथ गड़बड़ी होगी तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, कोई दूसरी जगह से बैठकर खिलवाड़ कर सकता है। तो यही मसला अब सोल्व आउट करने का रास्ता दे दिया है। असली दिक्कत तो यही थी ना कि इलेक्ट्रॉनिकली चिप वाली चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं, टाइम के हिसाब से टाइमर लगा है उससे कंट्रोल हो सकती है, तो उसकी जांच के लिए एल्गोरिथम में कुछ गड़बड़ थी या नहीं थी उसकी जांच के लिए रास्ता खोल दिया है याचिकाकर्ताओं ने। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता की बेंच का धन्यवाद किया कि एटलीस्ट कुछ तो इन्होंने हमें दिया। इतने दिन थूक फेंका है, बहसें की है, कई घंटों तक लगातार डाटा को कलेक्ट करके लाए हैं, पूरे देश में आज तक ईवीएम के साथ साथ किस तरह की घटनाएं हुई वो बताई है। भूषण साहब ने तो जर्मनी का एग्जाम्पल दिया था, जज साहब ने डांट दिया था कि देखिए जर्मनी से हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा लोकतंत्र है, हमें हमसे ही और दूसरे देशों को सीखना चाहिए कि देखिए ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं और सक्सेसफुली हो रहे हैं इंडिया में, इस तरह की कवायतें एग्जाम्पल दूसरे देशों के लिए बननी चाहिए। ये चीज़ें हुई थी बहस के दौरान। कई बार भूषण साहब को ये भी बोला गया था कि ज़रूरत से ज़्यादा शक हमें नहीं करना चाहिए, कई बार फटकार भी लगानी पड़ी थी, लेकिन कुछ न कुछ याचिकाकर्ता को मिला है जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब आप कहोगे कि देखिए चुनाव आयोग को कुछ और निर्देश भी दिए गए हैं क्या, क्योंकि चुनाव आयोग से पूछा था कि ईवीएम बनने से लेकर चुनाव ख़त्म होने तक, यानी कि उसके बाद तक भी कहाँ स्टोर किया जाता है, कितने दिन तक वीपैट ईवीएम के रिकॉर्ड रखे जाते हैं रीसेट करने से पहले, ये तमाम चीज़ें बताओ। सब कुछ एफिडेविट में भी लिया गया। शिकायत अगर आती है तो चुनाव अधिकारी के ऊपर क्या क्या जेल में डालने के कितने प्रावधान हैं, शिकायतों के अनुसार कितना दंड दिया जा सकता है, ये सब चीज़ें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बार में मांगी। ऑर्डर रिजर्व होने के बाद भी स्पष्टीकरण मांगा। तो आज कई निर्देश भी चुनाव आयोग को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं जो आपको समझ लेना चाहिए। सबसे पहला है कि जो सिंबल लोडिंग प्रक्रिया के पूरे होने के बाद इस यूनिट को सील कर दिया जाए। सील की गई यूनिट को 45 दिन के लिए स्ट्रॉन्ग रूम में स्टोर किया जाए। इससे पहले सील करने की सुविधा नहीं थी। सिंबल होते हैं ना, एक लोकसभा सीट पर कोई कांग्रेस का लड़ रहा है, कोई इंडिपेंडेंट लड़ रहा है, कोई भाजपा का लड़ रहा है, कोई सपा का लड़ रहा है। सिंबल लोड जिला निर्वाचन अधिकारी करता है, उनके पास एक
रहता है जुगाड़ से, उससे लैपटॉप में लगाते हैं और सिंबल को वो लोड कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। लोड करने के बाद अब तक इसको सील नहीं किया जाता, अब सील किया जाएगा और स्ट्रॉन्ग रूम में भी रखवाया जाएगा। ये स्पष्ट तौर पर स्ट्रॉन्ग रूम में रखवाने की निर्देश इसलिए दिया गया है ताकि उसके साथ जिला निर्वाचन अधिकारी और उसके आसपास के लोग छेड़छाड़ न कर सकें। दूसरा क्या निर्देश दिया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पेपर स्लिप की गिनती के सुझाव का परीक्षण कीजिए। पीछा नहीं छोड़ा, याचिका तो खारिज कर दी, लेकिन वीवीपैट और ईवीएम में कितनी वोट पड़ी इनका परीक्षण कीजिए, इनको मिलान करने की कोई ऐसा सिस्टम ईजाद करें आप जिससे फटाफट गिनती हो जाए। आगे क्या बताया है यह भी देखिए कि क्या चुनाव निशान के अलावा हर पार्टी के लिए बार कोड भी हो सकता है क्या। चुनाव निशान आता है ना, बटन दबाया, वीवीपैट में चुनाव निशान दिखेगा, उस स्लिप में एक बार कोड हो और उस बार कोड से स्कैनर लगाकर फटाफट सारी वीवीपैट को गिना जाए। क्योंकि मनिंदर साहब ने चुनाव आयोग से 2 अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने कहा था कि ये चिपचिपी होती हैं, हाथ से इनको गिनेंगे तो गड़बड़ी होने की आशंका होती है, तो इसलिए हाथ से मत गिनो ना, उसके ऊपर बार कोड छापो, हर पार्टी का अलग अलग बार कोड हो, कांग्रेस का, बीजेपी का, दूसरी पार्टी का, सबका अलग अलग बार कोड अपलोड कर दो, वीवीपैट में वो बार कोड छपका है, मारो स्कैनर, फटाफट उधर ईवीएम का तो एक बटन से निकल ही जाएगा और इधर स्कैनर भी फटाफट निकाल देगा और दोनों को मिलान कर लो। पीछा नहीं छोड़ा है, याचिका दायर की थी कि 100% वीवीपैट की गिनती ईवीएम के साथ हो जाए, याचिका खारिज हो गई है, लेकिन चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि आप इम्प्लीमेंट कीजिए। पहले भी कई बार चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे चुका है, जब पहले एक ही ईवीएम के वीवीपैट की गिनती होती थी, 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 की होने लगी। इससे पहले 2014 में पहली बार ही वीवीपैट मशीन इंट्रोड्यूस की गई थी, उससे पहले वीवीपैट मशीन होती ही नहीं थी, कभी शीशा काला किया गया, कभी ट्रांसपेरेंट किया गया, तमाम चीज़ें मॉडिफिकेशन परीक्षण चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर समय पर की है। तो अब लास्ट रह जाता है कि सरकार को क्या निर्देश दिए हैं। सरकार को कोई निर्देश नहीं दिए, सरकार का इसमें बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई रोल ही नहीं था, चुनाव आयोग के निर्देश दिए हैं, याचिकाकर्ताओं को क्या मिला वो बता दिया और मेनली राजनीतिक पार्टियों और कैंडिडेट के लिए रास्ता खोल दिया है, ईवीएम की जांच का रास्ता। ठीक है, कुछ तो मिला, ईवीएम बैन होंगे नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव होंगे नहीं, अगर आशंका लगती है तो शिकायत दर्ज कराओ। देश की जनता, जो फॉलोवर्स जो उनके होते हैं, जिस कैंडिडेट को लगता है कि ईवीएम की गड़बड़ी करके हराया गया है, उसकी जांच करवाइए। जांच अगर होती है, शिकायत अगर होती हैं तो और भी आगे के रास्ते निकलेंगे, उसमें भी कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं तो उसका भी रास्ता आगे आएगा। तभी तो कहता हूँ कि ये बहुत दूर तक जाएगा, एक बहुत बड़ी जीत है आप लोगों की। आपको ये मानना चाहिए कि कुछ तो मिला, लेकिन ये आगे चलकर ये कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ईवीएम की जांच का रास्ता खुल गया, कैंडिडेट शिकायत करें, रिजल्ट जारी होने के 7 दिन के बाद, चुनाव जिस तरह आज वोटिंग चल रही है, आज के 7 दिन के बाद नहीं, जिस दिन 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे उसके 7 दिन के अंदर शिकायत दर्ज कराओ। इंजीनियर्स को भेजा जाएगा, जो इनको जिसने इंजीनियर्स ने वो ईवीएम बनाई है, जांच होगी, पैसे आपको देने होंगे। गलत निकली तो जांच आपकी, कुछ गड़बड़ी नहीं निकली तो, अगर गड़बड़ी निकली तो आपको रिवार्ड भी दिया जाएगा, पैसे खुद सरकार भरेगी और देश की जनता के सामने सच्चाई आएगी, पोल पट्टी खुलेगी, भ्रष्ट चुनाव अधिकारी बेनकाब हो पाएंगे। आपका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण के ऊपर? क्या फिर से इस आंदोलन को उजागर करने की ज़रूरत है या सुप्रीम कोर्ट से सेटिस्फाई होकर इस ऑर्डर से आप इस मुद्दे को छोड़ देंगे? बताइए मुझे कमेंट करके जरूर। नमस्कार।